जैसे कोई एटम होता है तो एक एटम के सेंटर में उसका न्यूक्लियस रहता है और इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। अब ये इतने भारी होते हैं कि सारा का सारा एटम का मास इन्हीं के पास होता है, इसलिए इनसे मास नंबर भी बोलते हैं इनके सम को। फिर इस एटम के पास होते हैं चिंदी चिंदी इलेक्ट्रॉन्स जो कुछ इस तरीके की शेल्स में रहते हैं। अच्छा, इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे तो जाते हैं लेकिन किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया गया था 2n²। बच्चे परेशान ना हो जाए। जैसे पहली शेल है तो पहली शेल की वैल्यू n के लिए 1 कर दोगे तो उस शेल का नाम k दे दिया गया। उसके बाद वाले के लिए l और उसके बाद वाले के लिए m। मतलब जब n2 होगा तो उसे l शेल बोलेंगे। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो जरा वैल्यू पुट करके देख लो, 2। इसी तरीके से इसके अंदर 8 और इसके अंदर 18 आ जाते। मतलब यहाँ पे ये है, अगर कोई एटम हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसके पास जो न्यूक्लियस होगा उसके पास एक ही शेल होगी और उस शेल के अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर हीलियम है तो हीलियम के अंदर 2He4 होगा और उसके पास दो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ यार। तो एक ही शेल होगी और उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर पे। अच्छा, मैंने इलेक्ट्रॉन दूर दूर पे क्यों बनाए हैं, तो तुम्हें पता है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो सेम चार्ज होते हैं उनके आपस में बनते नहीं है, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोसों दूर रहने की इच्छा करेगा। लेकिन यार इस शेल के अंदर तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और पता है एक एटम की सहने की शक्ति यहीं तक होती है। मतलब अगर आपके पास छोटा सा कमरा है और आपके पास केवल एक जन हो तो आप रह सकते हो। ज्यादा से ज्यादा दो रह लो, जो कि एटम के केस में यहाँ तक चल रहा था। दो में ही सबसे स्टेबल होता है। फिर होता है भाई कि एक, अगर बहुत सारे बंदे आ गए तो एक एटम कहता है कि मुझे 8 तक कब आ रहा है और मुझे 8 ही सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा, ये क्यों पसंद है तो ये तुमको मैं कैसे समझाऊं, तुम्हारे में तो है नहीं लेकिन फिर भी इतना समझ लो कि जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स होती है वो काफी ज्यादा बैलेंस रहती है और उससे एटम सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है। इस केस में देखो, इस केस में इस एटम के पास जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 3 8, और पहली शेल के अंदर तो दो ही होंगे और इसके बाद वाली शेल के अंदर 18 हो सकते हैं, इसके बाद वाली शेल के अंदर भी 18 हो सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी कितने भरेंगे, 8। तो ये 18 भरे जा सकते हैं लेकिन फिर भी 8 भरते हैं। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आता है जो कि होता है ऑक्टेट रूल। अब ये ऑक्टेट रूल क्या था कि जिस शेल के अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी भरे जा सकते हैं, तुम उसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन भर दो, वो एटम सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। इसी वजह से बेटा जब तुम पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 19 का, तो तुम 2 8 10 तो भरते हो, यानी पहली शेल के अंदर 2 भर देते हो, उसके बाद वाली शेल के अंदर 8, तो 8 2 10। इसके बाद 9 भरे जाने चाहिए लेकिन तुम भरते हो 8 और एक उसके अगली वाली शेल में दे देते हो। क्यों? क्योंकि एक एटम को 8 इतना ज्यादा पसंद है कि अगर उसके आगे वाली शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं तो पहली वाली, उससे पहले वाली शेल में वो 8 ही भरेगा। नहीं समझ में आया? देखो, इसके बाद वाले के अंदर 36 भरे जा सकते थे। तुम फॉर्मूला रख के देखो, 2 4 का स्क्वायर, 2 × 16, सॉरी 32, 32 भरे जा सकते थे। जब तक इसके अंदर 33 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे उसके बाद ही तुम इसके अंदर 10 भरना शुरू करोगे। खैर, तुम्हारे में इतना भी नहीं है तो तुम इसको हटा भी सकते हो। मेरे कहने का मतलब, तुम सीधे सीधे याद कर लो कि तुम्हारे में 4 ही शेल्स आएंगी, इससे ज्यादा टाइम तुम्हें आती ही नहीं है। तुम सीधे याद कर लो, तुम्हारे 3 तक बैच पहले के अंदर 2 और बाकी तीनों के अंदर तुम 8 ही चलाओगे। 18 18 कुछ नहीं है तुम्हारे में। समझाने का था वो मैंने समझा दिया। अब तुम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि एल एम और एन शेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात है तो के अंदर एक भरे हैं। हीलियम की बात है तो उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है तो के अंदर 2 भरे हैं और के अंदर 2 भरे भी जा सकते थे। मतलब इसके बाद वाले के अंदर जब लिथियम 3 होता है तो 2 इसके अंदर आ जाएंगे और अगली वाली जेल जो खाली है उसके अंदर भरे चले जाएंगे। अच्छा, बेरिलियम की भी चलो बात कर लेते हैं। 2 4, ये दो दो मिलके 4 बना दिए। अच्छा, थोड़ा बड़ा खेल खेलते हैं, जैसे नियॉन है तो नियॉन, फिर नियॉन देखो जैसे 9 है तुम्हारा, या फिर कितना होता है नियॉन तुम्हारा 10 है। तो 10 का तुम कैसे लिखोगे, 2 और 8,
अब देखो, अभी तुमको पता है कि नियॉन, अगर तुम्हें पता है कि एक इनर्ट गैस होती है, अगर तुम्हें पता है कि नियॉन एक इनर्ट गैस होती है, तो देखो क्यों होती है, मैं तुमको समझाता हूँ। मैंने बोला कि एक एटम सबसे ज्यादा तब स्टेबल होगा जब उसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो चीज स्टेबल है वो भला क्यों किसी से रिएक्ट करके अपनी स्टेबिलिटी खराब करेगा? जो इंसान अकेले खुश है वो क्यों किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा? आप समझ में आया? तो तुमको एग्जाम्पल चाहिए बस। तो इसके अंदर तुमने 8 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए, यहाँ आ जाओ, यहाँ यहाँ तुमने 8 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए, लेकिन इससे हुआ क्या कि पूरा एटम स्टेबल हो गया, इससे इनर्ट गैस बन गई है। अच्छा, अब मतलब अगर मैं इसका अगला एलिमेंट ले लूं 11वां, तो ये भाई साहब नौ नहीं करेंगे, इसके अंदर आठ ही भरे जा सकते थे, तो अगले वाले के अंदर भेज देंगे। अब मेरे ख्याल से तुमको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई है। अब आता है वैलेंसी की क्या जरूरत पड़ गई, वैलेंसी ही क्यों? तो वैलेंसी का मतलब ये होता है कि जो इंसान अकेले खुश नहीं है, देखो केवल ये अकेला इंसान खुश है, ये अकेला इंसान केवल खुश है, बाकी सारे दुखी हैं। ये भी दुखी, ये भी दुखी, भाई ये भी दुखी है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इनका ऑक्टेट नहीं पूरा है, इनके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या बन नहीं सकते हैं? बन सकते हैं भाई। देखो, जब तक दो, ये के शेल की बात नहीं चलती, के शेल तक सब ठीक चलता है, अगर के शेल के आगे इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं तो देखो जरा, जैसे मैं कह दूं किसी के अंदर दो, आठ और दो है, ठीक है। अब ये इंसान आठ बनाना चाहेगा, तो यहाँ पे आठ बनाने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तुम्हारी नजर यही दे सकती है, लेकिन मेरी नजर तुमसे बढ़िया है, तो मैं एक और चीज दे सकता हूँ। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं तुमको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे मैं 0 लिख दूं, मतलब यहाँ पे -2 इलेक्ट्रॉन मैंने कर दिया, तो वो देखो उसके पहले वाली शेल के अंदर 8 हो गए, सारी चीज बढ़िया हो गई। तो यही चीज होता है बस वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? दो, आठ के बाद, या यहाँ भी ये चीज हो सकती थी, मैंने जनरलाइजेशन करते हुए यहाँ पे ले आया। अगर यहाँ पे बेटा, अगर इस जगह पे तुम्हारा >4 कुछ भी लिखा है, अगर यहाँ पे 5 लिखा होता, तो इसकी वैलेंसी होती 8 में से जो भी नंबर है उतनी, मतलब 3। कैसे ये 3 कैसे आई? ये देखो, ये 5 है, इसको बनाना 8 है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी यानी इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके किसी के साथ बॉन्ड बना के किसी के साथ कंबाइन होकर अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, और यही पूरे केमिस्ट्री का कोर कॉन्सेप्ट है। मतलब खुद की स्टेबिलिटी के लिए तुम अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हो। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और इसने 3 और ऐड कर लिए, तो इसकी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसका आराम से सब बढ़िया चलने लगा। ये होता है वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। अब तुमको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। तो हम लोगों ने देखा कि वैलेंसी के सिर्फ इतना मतलब था कि एटम अपनी स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स गेन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है। गेन वाला तो तुमने देख लिया कि अगर 4 से ज्यादा है, तो बेटा अगर 5 है तो उसकी वैलेंसी 3 हो गई, मतलब 8 - 5, ये ट्रिक है। और तुम ऐसे भी कर सकते हो, 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 8 बना लेगा, 6 है तो भैया 2 ही इलेक्ट्रॉन में काम चल जाएगा, 7 है तो भाई कितने, एक, और 8 है तो 0। तो जिसकी वैलेंसी 0 होती है वो इनर्ट होता है। अब बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इससे सवाल आते हैं सीबीएसई के अंदर। अच्छा, लूज कब करेगा? जैसे 2, 8 और 1 है, तो अगर ये एक अपना लूज कर देगा तो उसके पहले वाले के अंदर 8 बन गए, और यही तो चाहिए था उसे। तो लूज तब करते हैं जब उसके अंदर <4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके पास <4 होते हैं, जैसे सोडियम के केस में था, तो भी उसकी तो +1 होती है, क्योंकि उसने लूज कर दिए थे। प्लस का मतलब एटम छोड़ दिए हैं। और सल्फर -2 बनाता है क्योंकि उसने 2 ले लिए थे। आया समझ में? अब अगर तुमको वैलेंसी समझ में आ गई तो तुम्हारे लिए कंपाउंड फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। आज की इस वीडियो के लिए कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए वैलेंसी मैं तुमको बताता हूँ, टेबल और नोट्स मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तुमको बस वो याद करके आने हैं। मेरे कहने का मतलब, अगर मैं बोलूँ सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बना दो NaNO3, तो तुम्हारे लिए कंपाउंड फॉर्मेशन बहुत ही आसान है, क्योंकि उसके लिए केवल 3 स्टेप हैं। पहले के अंदर तो तुम्हें उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, जैसे Na की +1 होती है, NO3 की -1 होती है, और निकालना भी मैंने सिखा दिया। अच्छा, इसकी 1 होती है और इसकी -1, वो भी नीचे लिख दो। फिर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब Na NO3,
ठीक है, 1 1 तुम ना भी लिखो तो भी सही है, तो फाइनल आंसर NaNO3 बन जाएगा। खैर आसान सवाल से तो सब कर लेंगे, थोड़ा सा टफ सवाल लेते हैं। जैसे Ba है, Ba की +2 होती है, Cl की -1 होती है। अगले में तुम इनकी वैलेंसी इनके नीचे लिखोगे, Ba और Cl1। अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा Ba के सफिक्स में 1 और Cl के सफिक्स में 2, और फाइनल आंसर BaCl2 आ जाएगा। अच्छा, अभी भी नहीं मजा आई तो चलो देखो, AlCl, Al की +3 Cl की -1, अगले स्टेप में नीचे 3 और Cl के नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, Al1Cl3 AlCl3 बन गया, बहुत ही आसान। अब देखो, अब तुम समझना जा रहे हो, जो मैंने शुरू में रिएक्शन दी थी, 2HCl गिव्स NaCl प्लस H2। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने राइटिंग की हवाई कर दी, इसलिए इधर देखो, यहाँ पे तुम्हारा बनेगा NaCl प्लस H2। NaCl क्यों बना? क्योंकि तुम्हें पता है Cl की -1 होती है, सोडियम की +1 होती है। NaCl +1 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई NaCl बन के आता है। अब ये तो आसान केमिकल रिएक्शन थी, अगर कोई बड़ी आती तो भी तुम बना लेते, इस वजह से मैंने आज ये पढ़ाया है। और कल के वीडियो के अंदर हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंजेस की बात करेंगे, और ऐसे ही चैप्टर आगे पढ़ाएंगे। मैं प्ले लिस्ट में आपको PYQ सब कराऊंगा, तुम आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।